हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और मेरा अपना चैनल डायमंड ड्रिल। डायमंड ड्रिल पर जैसा मैंने बताया था यूपीएससी में ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आया हुआ था और उसका लास्ट डेट था 17 मार्च भरने का। उसमें मैंने 8-10 वीडियो डाले थे, लेकिन कुछ लोगों ने सजेशन किया है कि कैलकुलस के ऊपर भी टॉपिक बनाएं, और जो कि क्लास 11-12 में है और कैलकुलस हम नहीं समझ पाते तो उसके बारे में। और कुछ लोग पर्सनली कह रहे हैं कि जो है जैसे लोगों पायलट का पेपर आ रहा है उन सब के बारे में भी बनाना शुरू करें। लेकिन अभी मैं यूपीएससी ईपीएफओ पर ही जारी रखूँगा। और जैसा कि मैंने आज 2-3 दिन पहले बोला था कि जो है हमने ये बोला था कि क्लास 9th 10th 11th 12th का मैथ्स भी पढ़ाएंगे, तो वैसे एक छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं क्लास 11th के मैथ पर, जो कि कैलकुलस से रिलेटेड है। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, इन सब से। ये हमारी बात जारी करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा चैनल डायमंड ड्रिल है। आप इसको सब्सक्राइब करके और लोगों के बीच में शेयर कर दो, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दो कि जैसे ही मेरी क्लास 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ऑनलाइन आने लगे तो आप सबको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग लाइव आ जाया करो, जिससे जो है पूरा टॉपिक आपका। हाँ, और ये भी है कि मैथ का पूरा टॉपिक आपका करवाया जाएगा, जितना भी, चाहे वो क्लास 11th हो 12th हो, सारे के सारे करवाना शुरू करूँगा। लेकिन आपको इतना ही करना होगा कि आपके किनारे राइट हैंड पर क्या दिया गया होगा, सब्सक्राइब का बटन, उसे ज़रूर दबाएं रेड कलर का, और फिर आगे और राइट टाइम पर आ जाया करें। जैसे कि हम ये लाइव जब आना शुरू करेंगे तो लगभग 3 से 4 बजे के बीच में डेली आया करेंगे। जैसे 11th या 12th जो भी पढ़ाना होगा मैथमेटिक्स, उसमें टाइमली सभी लोग आएँ। और अब आसपास के जितने भी बच्चे रहने वाले हों उन सभी को बताएं। यही इसी बार पर मैं विराम देता हूं। और क्लास 11th में डिफरेंशिएशन होता है, उससे रिलेटेड कैसे जो है ये डिफरेंशिएशन का वर्थ कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, और डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी टॉपिक है जो कि अधिकतर बच्चों के समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है इसमें, कैसे क्या चीज़ें। तो अब मैं क्लास 11th में डिफरेंशिएशन बताने जा रहा हूँ। और डिफरेंशिएशन वैसे फिजिक्स में भी रहता है और मैथ में भी रहता है। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, दोनों एक दूसरे से क्या हैं, इंटरलिंक हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्लास 11th में मैथ पढ़ाऊँगा, तो मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के, उसमें बताऊँगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन का जन्म कैसे हुआ। डिफरेंशिएशन किसी बहुत ही ईजी है। सबसे ज़्यादा आपको इसमें फार्मूले परेशान करते हैं, जिनको फार्मूले याद नहीं रहते वो इसके बारे में परेशान होते हैं। जिनको फार्मूले याद रहते हैं वो बड़े ही ईजी तरीके से 1-2 बार रिवीजन करने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है। तो आओ चलते हैं डिफरेंशिएशन क्या है, और डिफरेंशिएशन क्लास 11th मैथमेटिक्स के बारे में बता रहे हैं आपको। तो लिखते हैं क्लास 11th डिफरेंशिएशन क्या, क्लास 11th डिफरेंशिएशन। ये है क्लास 11 डिफरेंशिएशन। होता क्या है क्या होता है जनरली हम देखते हैं कि जब हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हैं तो रिलेशन, जैसे हमारा रिलेशन किसी और से है, इनका किसी और का रिलेशन किसी और का है, हमारा रिलेशन मामा से है, हमारा रिलेशन फूफा से है, ऐसे बहुत सारे लोगों से रिलेशन है। तो ये रिलेशन क्या होता है, f(x)। f क्या है, फंक्शन है। f क्या है, फंक्शन है। x क्या है, x वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है, डिपेंडेंट, यानी डिपेंड करता है वेरिएबल। y=f(x)। तो यहाँ ये y और x क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो यहाँ y और x क्या है, तो यहाँ एक फंक्शन है y=f(x). तो इसके y और x के
के बीच में क्या है, रिलेशन है। जैसे मामा और भांजे के बीच रिलेशन होता है, या फूफा और किसी और के बीच रिलेशन है, बुआ और जो किसी, तो वैसे वाई और एक्स के बीच में यहाँ क्या है, रिलेशन है। तो हम डिफरेंशिएशन के बारे में बताने जा रहे हैं। और डिफरेंशिएशन निकलता कैसे है, मान लो कि ये आपने पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्सिस है, क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्या है, वाई एक्सिस है। तो अगर आपने 9th क्लास में मोशन में पढ़ते हैं कि जो है क्या, यूनिफॉर्म मोशन, क्या, कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसे जाता है, 9th क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो जो ग्राफ होता है वो सीधा होता है, लीनियर, क्या होता है, लीनियर। तो इसे लीनियर में, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड आपकी कांस्टेंट रहती है, क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, यानी वेरी नहीं करती। ये तो इसमें जो एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। और जब इसका थीटा का हम टैन ले लेते हैं तो टैन थीटा हो जाता है, क्या ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जब हम थीटा का टैन ले लें तो वो टैन थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, टैन थीटा हो जाता है। तो इसी टैन थीटा को स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी टैन थीटा को स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अब ये हम जानते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। और इसके ये एक्स एक्सिस और इसके बीच में जो ग्राफ जा रहा है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है जिसका नाम थीटा है, और इसी का टैन हम ले लेते हैं तो उसे स्लोप बोलते हैं। हम जनरली लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू, टैन थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बहुत छोटा होता है, क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसे dy बोल दिया जाता है। जब कोई चीज़ बहुत छोटा होता है तो उसे dy बोल दिया जाता है। और x2 माइनस x1 क्या होता है, ये भी बहुत छोटा हो जाता है तो इसे dx बोल दिया जाता है। तो tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx। अब ये कैसे आता है dy बाई dx, ये वेरिएबल हैं, क्या है, y और x क्या है, वेरिएबल हैं। तो tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx, इसी स्लोप को dy, यानी इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट टर्म होता है, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, इन सब का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है कांस्टेंट टर्म का। केवल वेरिएबल टर्म का जो होता है, अब उसमें भी कई टाइप्स के डिफरेंशिएशन होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टैन। तो समझ में आया कि डिफरेंशिएशन जब हम एक्स एक्सिस, आप जानते होंगे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी ईस्ट, और ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। तो जब हम एक क्या लेते हैं, लीनियर यानी यूनिफॉर्म मोशन लेते हैं, तो उसमें जो लाइन होती है बीच की वो कांस्टेंट होती है, और जो है कांस्टेंट होती है। अब यहाँ हम एक एंगल बनाएं यहाँ, तब भी क्या होगा, ये थीटा होगा, और थीटा का टैन ले लिया जाएगा, टैन ले लिया जाएगा, तो ये टैन थीटा होगा। आगे भी एक अगर हम लाइन जनरली बनाते हैं तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा। तो हर एक जगह अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसका अल्टरनेट एंगल इक्वल, इसका अल्टरनेट एंगल इक्वल, अगला जो होगा उसका भी अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। तो इन सब का ये कांस्टेंट, यानी टैन कांस्टेंट, थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं, क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये इसके बीच का स्लोप है, स्लोप मीन्स टेंजेंट। अब जैसे वेरिएबल क्या होता है, मान लो जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ऑब्टेंड होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन में सीधी लाइन जाती है, तो वो कांस्टेंट के लिए होता है। क्योंकि हम जानते हैं जब हमें क्लास 9th में क्या पढ़ाया जाता है, जब हमें क्लास 9th में पढ़ाया जाता है यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म मोशन, when a object cover equal distance in equal interval of time, then such types of motion is called uniform motion, and the graph of uniform motion obtained to be a straight line। तो ये स्ट्रेट लाइन के बारे में था। अब कांस्टेंट टर्म के बारे में था। तो डिफरेंशिएशन का जन्म कैसे हुआ? डिफरेंशिएशन का जन्म हुआ, दो हमने एक्सिस ले लिया, एक का नाम था x और दूसरे का नाम था y, एक का नाम था x और दूसरे का नाम था y। अब आगे आते हैं, ये मान लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है? जैसा कि क्लास 11th में नॉन ऑब्जेक्ट सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन सच टाइप्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड द ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय दिस मोशन इज इन कर्व शेप। कैसा शेप में होता है? कर्व शेप में होता है। तो मान लो ये जा रहा है, ऐसे कर्व शेप में जा रहा है। अब देखो, अगर हम यहाँ से जो है, हमने क्या कहा था, डिफरेंशिएशन जो होता है वो थीटा होता है, और इसका टेंजेंट ऐसे ले लिया जाए, तो ये जो टेंजेंट प्राप्त होता है, तो अब यहाँ देखो, अगला हम एक टेंजेंट यहाँ से अगर हम वो खींचें, तो ये जो एंगल प्राप्त होगा ये इससे ज़्यादा होगा, अगला वाला और ज़्यादा होगा, अगला वाला और ज़्यादा होगा। तो यहाँ एंगल क्या कर रहा है? वायरी कर रहा है। इसे θ1 मान लो, इसे θ2 मान लो, इसे θ3 मान लो, इसे θ4 मान लो, ऐसे अगला मान लो ये और ज़्यादा एंगल होगा, θ4 मान लो। तो यहाँ वेरिएबल होता जा रहा है। क्या वहाँ वेरिएबल नहीं था? वहाँ पर क्या नहीं था? वहाँ वेरिएबल नहीं था। यहाँ वेरी करता जा रहा है क्या है? एंगल। तो ये वेरिएबल के लिए क्या हमने बताया कि यहाँ y और x क्या है? वेरिएबल है, जो कि किस फॉर्म में, यानी टेंजेंट यानी tan थीटा इक्वल टू क्या आता है? जब हम मान लो कि एक टेंजेंट ऐसे हम खींच रहे हैं ऐसे, तो ये टेंजेंट क्या होगा? यहाँ वो तो एक ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ एक ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल का जब हम ऐसे निकालेंगे तो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या था? यहाँ से यहाँ तक आपका x2 था और इतना x1 है, या रुक जाओ, ये आपका किसी ट्राइंगल का, तो उसका निकलता है x2 माइनस x1, और ये y2 माइनस y1 ये निकलता है। क्योंकि y ऊपर होता है तो y2 माइनस y1, और यहाँ x2 माइनस x1, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हमने बताया है? स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये y2 y1 के इतना नज़दीक आ जाता है, इतना पॉइंट, जैसे ये y2 है और ये y1 है, तो ये इसके नज़दीक आ जाता है कि y2 माइनस y1 ये जीरो के पास पहुंच जाता है, लगभग जीरो के पास, और x2 माइनस x1 भी जीरो के पास पहुंच जाता है। तो इसीलिए जब कोई चीज़ बहुत कम होता है तो उसे क्या ले लेते हैं? dy ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? dy। तो इसे हम क्या ले लेंगे? dy, और x2 x1 के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है, इसलिए इसे dx। तो यही हमने क्या बताया? किसी भी जो है, किसी भी कर्म का tan थीटा क्या कहलाता है, और इसे tan थीटा ही dy बाई dx कहलाता है। इसके बेसिस पर हम कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। क्या करवाने जा रहे हैं? क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए। देखो, सबसे पहले तो हम आते हैं कि किन किन चीज़ों का डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन का क्लासिफिकेशन, कौन सा? क्लासिफिकेशन यानी जो है, एक तो हम कांस्टेंट टर्म का करते हैं। कांस्टेंट टर्म जैसे ये है, अब इसमें कांस्टेंट टर्म मान लो y इक्वल टू 9 है, 9 का ये y पर है, यहाँ 1 2 3 4 5 y इक्वल टू 9, यहाँ y इक्वल टू 9 मान लेते हैं। तो किसी का भी यहाँ पर टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट जो होगा वो tan थीटा इक्वल टू, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी?
जीरो होगी, और टेन थीटा की वैल्यू जीरो होगी, तो यानी थीटा की वैल्यू सॉरी जीरो होगी, तो ये हो जाएगा टेन जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और टेन जीरो को ही डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। किसी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखो आते हैं क्लासिफिकेशन। तो डी वाई बाई डी एक्स यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, जैसे ये हमने y इक्वल टू 4 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, y इक्वल टू 5 ले लिया, तो ये सीधा जा रहा है, तो इसका tan एंगल क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, और एंगल जब जीरो होगा तो tan जीरो की वैल्यू हम जानते हैं जीरो होता है। इसीलिए किसी भी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू यानी tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो की वैल्यू, tan जीरो की वैल्यू कितना होगी, जीरो होगी। इसीलिए किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक तो हम कांस्टेंट टर्म का करते हैं, किसका, कांस्टेंट टर्म का। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का मींस 1 2 3 4 5 6। दूसरा हम करते हैं पॉलिनोमियल का, किसका, पॉलिनोमियल का, ठीक। तीसरा हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल के बाद लॉग का, किसका, लॉग का। चौथा करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। चौथा हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एक और करते हैं, मान लो यहाँ हम दिखा देते हैं। चौथा करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल, ई पावर एक्स या 5 पावर एक्स, ए पावर एक्स, इस प्रकार का हम करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं जनरली कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एक्सपोनेंशियल, और भी हो सकता है, में भी पॉसिबिलिटी। तो अब आते हैं किसी भी कांस्टेंट का क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं किसी भी कांस्टेंट का। हमने डिफरेंशिएशन को डिनोट किससे किया है, अच्छा डिफरेंशिएशन को डिनोट 2-3 तरीके से किया जाता है। एक तो tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स से भी डिनोट किया जाता है। डी वाई बाई डी एक्स को कभी कभी क्या होता है, y होता है, तो y को हम y1 लिख लेते हैं, और दूसरा हम क्या लिख लेते हैं, f डैश x भी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। यानी अगर एक बार किया तो डी वाई बाई डी एक्स को कई तरीके से, एक y1 और एक f डैश x, एक y1 और एक f डैश x। अब हम कांस्टेंट टर्म, तो tan थीटा इक्वल टू, ये स्लोप है, tan थीटा क्या है, स्लोप है। स्लोप जैसा कि अभी हमने बताया है ग्राफ में, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाकर। तो अब हम आते हैं tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y1 इक्वल टू f डैश x, यानी डी वाई डी एक्स को कभी कभी y1 भी लिख देते हैं, f डैश x भी लिख देते हैं, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो इसमें कभी कोई कंफ्यूज ना हो जाना कि ये डी वाई बाई डी एक्स और y1 और f डैश x अलग अलग है, ये तीनों एक ही है, चारों एक ही है, चारों एक ही है। तो अब हम एक जनरली एक क्वेश्चन हमने क्या बताया है कि एफ वाई और एक्स में रिलेशन होते हैं, या कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल का मीन्स जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, कोई भी वेरिएबल होता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं y इक्वल टू 9। अभी हमने क्या कहा था कि 9 क्या होगा, y इक्वल टू 9। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में जैसे यहाँ पर देखो, जब ऐसे हमने ट्राइंगल बनाया था तो उसमें x नीचे था, y ऊपर था, तो y कम हो रहा था, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x भी कम हो रहा था। तो छोटा सा ऐसे ट्राइंगल, यानी y भी कम हो रहा था और उसके रिस्पेक्ट में x भी कम हो रहा था, तो उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का इसे लिखते कैसे हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ y, और फिर डी वाई डी एक्स ऑफ 9। तो यहाँ y का तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स या y1, लेकिन 9 का जितना भी कांस्टेंट होगा उसका क्या हो जाएगा, 0। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0। ऐसे एक आध और कांस्टेंट टर्म की, किसकी, कांस्टेंट टर्म की,
डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म। अब ये सेकंड क्वेश्चन, मान लो y इक्वल टू 15, तो इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। हमने क्या बताया, जितना भी कांस्टेंट टर्म होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ भी डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी 0 होगा। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म होंगे, सबसे पहले ये एनालाइज कीजिए, जितने भी कांस्टेंट टर्म होंगे उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। एक और ले लेते हैं, जैसे y इक्वल टू 225। अब बताओ ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का क्या होगा डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, चाहे जो भी कांस्टेंट टर्म ले लिया जाए। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट होता, अभी वेरिएबल होता, ये इधर कांस्टेंट था, कांस्टेंट का क्या होगा, y का तो dy बाई डी एक्स होगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म का क्या होगा, इधर वाले का 0 होगा। अब ये कांस्टेंट टर्म पर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं, जैसे बड़ा ही इजी क्वेश्चन है जो है, जितने भी करवाते हैं। एक और समझो, जो आपका पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल पर आते हैं, किसका डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल, डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स का y इक्वल टू मान लो 5x³, अभी सिंपली 5 नहीं लेते, तो ये x³ पहले एक फार्मूला समझ लो। फार्मूला क्या होता है, y इक्वल टू अगर x पावर n है, क्या है, x पावर n है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं y का, तो dy बाई डी एक्स हो जाता है। y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और n जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा, n क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n, और यहाँ x, और यहाँ इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा, n-1। ये फॉर्मूला समझो, ठीक है, जो है आनंद, समझ रहे हो ये फॉर्मूला कि क्या होगा, dy बाई डी एक्स, n कहाँ जाएगा, n आगे आ जाएगा, और x पावर n-1 हो जाएगा। तो अब आगे आते हैं, यानी फार्मूला समझ में आया। जब इसका फर्स्ट है डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y का dy बाई डी एक्स, और ये अब बताओ पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। जब dy बाई डी एक्स ऑफ निकालेंगे, x पावर 3 का 3 आगे आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगा, x3-1, तो कितना बचेगा, 3x पावर 2। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, जब भी हम फाइंड आउट करते हैं किसी का भी क्या डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, तो इस प्रकार करते हैं। एक दो क्वेश्चन और इस प्रकार का पॉलिनोमियल के फॉर्म में लेते हैं, और पॉलिनोमियल के फॉर्म में लेकर बताते हैं। अगर आगे कोई नंबर होता, मान लो यहाँ 5 होता, तो 5 का ये जो पावर आगे आएगा, 5×3=15 हो जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाया करता। जब किसी कांस्टेंट नंबर और किसी वेरिएबल नंबर का क्या होता, प्रोडक्ट फॉर्म होता। अब प्रोडक्ट फॉर्म में भी कई सारे फॉर्म आते हैं। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पावर 19 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 19 ले लिया, ठीक। अब 19 यहाँ ले लिया तो क्या होगा, y का क्या हो जाएगा, हमेशा y का dy बाई डी एक्स होगा, और 19 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा 19, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक पावर, यानी पहले लिख लेते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। x पावर 19 आगे करो जल्दी सभी लोग। तो यहाँ 19 और x पावर 19-1 क्या हो जाएगा, 19x पावर 18। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन, यानी सबसे पहले पावर को आगे लाओ और एक इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 19 आगे आया तो ये हो गया 19, और 19 में से एक निकल गए, 18 बचा, तो 19। तो ये फॉर्मूला होता है जनरली, क्या फॉर्मूला अभी हमने बताया था, y इक्वल टू अगर x पावर n हो तो n आगे आ जाता है। n मतलब नंबर जो भी उसका पावर है, अगर 19 है तो 19 आगे आएगा, अगर 20 होता तो 20 आगे आता, 14 होता तो 14 आगे आता, और एक पावर हमेशा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है। तो अब एक और मान लेते हैं कि इसमें कुछ नहीं, डिलीट करते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं इसको 420 और यहाँ 5, ठीक। तो यहाँ 5 आगे हो जाएगा, क्या, यहाँ 5 आगे हो जाएगा, और x पावर 420 का, तो 420 5 आगे है, और ये पावर होगा 420 मल्टीप्लाई, और x पावर एक कम हो जाएगा, 420-1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो जल्दी से, मल्टीप्लाई करो तो 5×2 = 10,
और 5 4 जा 21, ये हो जाएगा 21 और यहाँ x पावर 419। देखो कितना इजी है। यानी अगर मान लो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का जीरो नहीं होता कब, जब वो प्रोडक्ट फॉर्म में हो, वेरिएबल और कांस्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसका जीरो नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है आनंद। तो देखो क्या जो है इसे ध्यान रखना कि अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में है वो केवल कांस्टेंट रहता था, वहां वेरिएबल नहीं रहता था, लेकिन यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हैं तो ये जीरो नहीं होगा। नहीं तो इसका भी जीरो कर बैठो और सबका मल्टीप्लाई कर दो और जीरो ले आओ आलू जैसा, तो वो मत करना। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ इसका जो पावर है उसे क्या कर देना है, 5 × 420 इक्वल टू 2100 x पावर 419। ये किसका पॉलिनोमियल फॉर्म का है, एक दो और करवा देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो अगर मान लो एक और ले आते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या लिख लें, 15 × x पावर 20 देख लेते हैं। तो 15 का नहीं होगा, 15 और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो 15 को आगे करो, इसका नहीं होगा, इसका वेरिएबल का होता है तो x पावर 20 आगे आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 × 20 और x पावर 20 - 1 यानी 19। अब 15 और 20 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, x पावर 19। देखो सिंपल सा क्वेश्चन। ये डिफरेंशिएशन, जो लोग कहते हैं कि डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा है, उनका देखो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा है, पॉलिनोमियल ऐसे किया और तुरंत ये कर दिया, आ गया आंसर। इसमें आंसर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो पूछ सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब हम डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, ये कैलकुलस का पार्ट है, किसका पार्ट है, कैलकुलस में क्या क्या चीजें आती हैं आपका, डिफरेंशिएशन में हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करते हैं, तो कि मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा और मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा, मैक्सिमा और मिनिमा पर वैल्यू क्या होगी वो भी फाइंड आउट करते हैं। और इंटीग्रेशन जस्ट इसका अपोजिट इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन भी कैलकुलस में ही पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन अभी कैलकुलस का ये पार्ट चल रहा है, ये ध्यान रखना, किसका पार्ट चल रहा है, कैलकुलस का पार्ट, कैलकुलस में ही ये डिफरेंशिएशन चल रहा है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी बताएंगे। देखो तो ये हो गया आपका जनरली पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड, किसमें, पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड। अब पॉलिनोमियल में कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें कौन सा पार्ट आ जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म। तो प्रोडक्ट फॉर्म अभी जनरली छोटे छोटे फॉर्म को लेकर चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्या, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ये ध्यान रखना, अगर dy/dx किया जाए किसका, साइन x का, तो वो आता है cos x, क्या आता है, cos x। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन, हाँ बच्चों बीच में थोड़ा वीडियो सही नहीं आ रही थी, इसलिए 1 मिनट बीच में रुकना पड़ा, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और तो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या बताने जा रहे थे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन एक्स अगर जनरली रहेगा तो उसका cos x होगा, और अगर cos x रहेगा, क्या रहेगा, cos x रहेगा तो उसका माइनस साइन x होगा, क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, cos x रहेगा तो साइन x हो जाएगा, और dy/dx ऑफ tan x रहेगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्या होगा, sec स्क्वायर x, और dy/dx ऑफ cot x रहेगा, क्या रहेगा, cot x रहेगा तो माइनस cosec स्क्वायर x, ये ध्यान रखना। और एक और sec x रहेगा तो sec x इंटू tan x, dy/dx ऑफ sec x रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x इंटू tan x। ये फॉर्मूले हैं, क्या हैं, ये फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के। एक और कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का क्या होगा, जब हाँ tan x sec x इंटू tan x, उसका होगा माइनस कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या होगा, कोसेक एक्स। अब हम जनरली एक ले लेते हैं, ये फॉर्मूले थे, इसे याद रखो, क्या तो ये डिफरेंशिएशन किसका चल रहा है, इसका चल रहा है
अब देखते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स ये फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इसमें डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट फर्स्ट, क्या डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ हम कर देते हैं तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अच्छा dy बाई डी एक्स को हमने बताया था y1 भी लिख सकते हैं या f डैश एक्स भी लिख सकते हैं, तो इन सब नामों से जानते हैं। और साइन एक्स का dy बाई डी एक्स क्या होगा cos एक्स, क्या होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स हो जाएगा, ये आ गया cos एक्स। तो इसका dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई cos एक्स, यानी इसका साइन का किया, अगर यहीं cos आपका क्या होता, अगर यहाँ आपका cos x होता तो यहाँ क्या आ जाता, यहाँ आंसर के फॉर्म में आंसर आ जाता माइनस साइन एक्स। ले लेते हैं, यहाँ मिटा देते हैं थोड़ा सा हल्का सा, यहाँ देखो यहाँ हमने ले लिया, क्या ले लिया cos x ले लेते हैं cos x। अब cos x का निकालिए, बताइए cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ, है कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सिंपल सा फॉर्मूला याद करो और 1 मिनट में ये कैलकुलेशन में डिफरेंशिएशन का आंसर पाओ, बहुत ही ईजी है। तो जल्दी से जितने लोग हैं जुड़ जाइए भाई, क्यों अपने अपने घर में बैठकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी से जुड़िए और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और क्या करना है आपको, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, जितने भी लोग देख रहे हैं स्किप करोगे तो फिर सही है नहीं, पूरा का पूरा वीडियो देखो इसे। अब आगे आते हैं y इक्वल टू, अभी एक और ले लें, क्या ले लें tan ले लेते हैं, चलो tan की भी बारी कर देते हैं। तो tan x, जब tan x का क्या होगा यहाँ पर tan x का sec स्क्वायर x, बस इतना ही हमें लिखना है sec स्क्वायर x आंसर, क्या हो गया sec स्क्वायर x, ये हो गया आंसर। यानी समझ में आ रहा है सबके जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में कैलकुलस के डिफरेंशिएशन का ये पार्ट है। जो है ये क्या था, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा, बिना फार्मूले के तो डिफरेंशिएशन सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो जल्दी से आप फार्मूले याद करके, और सबका सब जिनको कोई भी डाउट हो वो जल्दी से क्या कीजिए, आप जो है कमेंट में लिखिए कि ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मैं कमेंट का जवाब दूंगा। तो कमेंट में जल्दी जल्दी आप लोग डालिए कि ये पार्ट हमें समझ में नहीं आया। तो ये समझ में आ गया, आज मैंने क्या क्या चीज़ें डिफरेंशिएशन में बताई। डिफरेंशिएशन में आगे का पार्ट, क्योंकि जो है अभी ज़्यादा मैंने क्या बताया है कि मैथमेटिक्स में हम आधा यानी 10, 15, 20 मिनट या 25 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आज कुछ ज़्यादा हो गया तो इसलिए आज यहीं अपने जो है मैथ को ख़त्म करते हैं। और हमने एक टाइमिंग बता रखी है, 3 से 4 के बीच में हम वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे जब तक लाइव नहीं आ रहे हैं, और जैसे ही लाइव आएंगे वैसे एक टाइमिंग क्या कर देंगे, एक डेफिनेट टाइमिंग कर देंगे, और उस डेफिनेट टाइमिंग पर जितने भी लोग हैं मैथमेटिक्स पढ़ने वाले वो टाइम से आ जाया करें। बस यहीं अपने बॉडी को विराम देता हूं, धन्यवाद, थैंक यू।